नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल डब्ल्यूसीएल संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं सीएमपीडीआई रीजन 4 के सेवानिवृत्त रीजनल डायरेक्टर श्री एस के जगनानिया साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, आपने लंबे समय तक कोल इंडिया को अपनी सेवाएं दी हैं। अपने करियर के शुरुआती दौर से रिटायरमेंट तक की अपनी यात्रा हमारे डब्ल्यूसीएल परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने की कृपा करें। सबसे पहले तो मैं आपके संवाद को बधाई देता हूं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप लोग लेकर आए हैं और ये जो आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, मैंने जितने लोगों का है उनका जो एक्सपीरियंस है, ये नए लोगों के बीच में बहुत अच्छा काम आएगा। तो इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा जन्म जो है धनबाद के बगल में चास है, जन्म वहीं हुआ है, तो सारा एजुकेशन वहीं पर। उसका धनबाद में ISM में 77 पास किया। उसके बाद मैंने पहले CCL ज्वाइन किया और मेरी 23 साल CCL की नौकरी डिफरेंट पोस्ट पर रहा। NCDC पैटर्न में सारे रूल्स नियम कानून उस ढंग से पैटर्न में बना हुआ CCL है। काफ़ी एक्सपीरियंस और अनुभवी लोग और सारे रूल्स के ज्ञाता सब CCL में थे उस समय। और CCL में 23 साल नौकरी करने के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया BCCL। तो BCCL में प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में 2 प्रोजेक्ट में रहा। उसके बाद एक जगह एडिशनल जनरल मैनेजर और उसके बाद CGM प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। BCCL उस समय बहुत ख़राब स्थिति में था। VIFR में चला गया था, बराबर लॉस। CMPF का पैसा देने के लिए नहीं आया। तो मुझे पार्थो भट्टाचार्य साहब CMD बने तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे टास्क दिया कि सारे माइन का स्कीम बना कर लाओ। सब माइन का स्कीम बना कर दिया, सब उन्होंने क्लियर कर दिया और BCCL उससे रिवाइव कर गया। रिवाइव होने के बाद मेरा वो प्लानिंग का एक्सपीरियंस जो है, तो बीच में मेरा ट्रांसफ़र हो गया CCL में कथारा में एज ए चीफ जनरल मैनेजर। 1 साल करने के बाद फिर रीजनल RI4 में खोजा जा रहा था कि इसको RD बनाया जाए, तो मुझे लाया गया। यहाँ सबसे बड़ा टास्क था कि WCL का जो डिक्रीजिंग प्रोडक्शन है उसको अरेस्ट करने का। तो हम लोगों ने WCL का सारे माइन का ये बनाया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब बना करके। और अभी भी प्रेजेंट मैनेजमेंट उसको मैं देख रहा हूँ, WCL की टीम काफ़ी अच्छी टीम है और 57-58 के आसपास जा रही है। और ये लोग कॉन्फिडेंट है कि 60 के ऊपर कर जाएंगे, क्योंकि अंडरग्राउंड में छोटे छोटे माइन हैं, लॉस है। तो जब तक अंडरग्राउंड प्रोडक्शन 1 मिलियन से ऊपर नहीं जाता है, अंडरग्राउंड का प्रॉफिट आता नहीं है। और जब अनप्रॉफिटेबल माइन को कोई चला नहीं सकता है, क्योंकि जो सस्टेनेबल नहीं है, और उसके लिए नया नया टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा। तो अभी WCL में 20 के आसपास कंटिन्यूस माइनर का उन्होंने प्रपोज किए हैं और उसमें 2 आ चुका है और सब प्रोसेस में है। तो मुझे लगता है कि WCL का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये हम श्योर है कि ये 60 क्रॉस करके 70 के आसपास पहुँच जाएगा। तो हम लोग अभी नौकरी में नहीं है, रिटायर किए 8 साल हो गया, लेकिन इसके बावजूद हम लोग वॉच करते हैं कौन क्या करता है। और मुझे बहुत खुशी है कि WCL की टीम जो है बहुत मेहनत कर रही है। और अभी मनोज कुमार साहब को देख रहे हैं, इनका बहुत ही अच्छा ग्रिप है सब्जेक्ट पर। और चूँकि माइनिंग से एकदम बॉटम से आए हुए आदमी है, टेक्निकल आदमी है, दिल से मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं। और मुझे लगता है कि WCL और भी अच्छा करेगा इनके मार्गदर्शन में। सर, कोयले की मांग हमेशा बढ़ती रहती है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आपके समय में क्या चुनौतियां थी? आज के परिवेश में आप उन स्थितियों को कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए, कोयले की मांग बराबर रहेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चाइना और इंडिया यही दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बेस्ड है। तो ये जो प्रेजेंट इकोनॉमी को ग्रोथ है 20 साल 25 साल के दौरान में, तो ग्रोथ का इकोनॉमी का इंजन मूवर जो है वो कोयला ही है। तो कोयले की मांग तो बराबर रहेगा, पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसलिए कोयले की मांग को कोई नकार नहीं सकता है। जहाँ जहाँ भी जितना जियोलॉजिकल रिपोर्ट आता है कि यहाँ यहाँ कितना कोयला है, तो उसका रिपोर्ट हम लोग CMPDI बना कर दे देता है। और उस ढंग से कोयला जो है अभी हिंदुस्तान में प्रोड्यूस कर रहा है और अभी आगे भी करते रहेगा। अभी हम लोग सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार है वो है ईस्टर्न इंडिया। WCL में उसके कंपेरिजन में कोयले की भंडार कम है, लेकिन तब भी 70 मिलियन 80 मिलियन करने के लिए WCL में उतना कोयला है। सर, आप लंबे समय तक CMPDI से जुड़े रहे और WCL को आपने बहुत करीब से देखा, समझा और जाना। पिछले 2 वर्षों में WCL में हुए सकारात्मक बदलावों को आप किस तरह देखते हैं तथा WCL के उत्तरोत्तर विकास के लिए आपके क्या सुझाव हैं? ये जितने प्रोजेक्ट रिपोर्ट है मोटा मोटी सब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। अब इसको बनाए रखने का है, तो प्रेजेंट मैनेजमेंट टीम उसमें बनाए रखने में काफ़ी मेहनत कर रही है। इसमें सबसे ज़्यादा काम करना है कंट्रैक्टर लोग को।
वो भी उसको हम लोग पार्ट एंड पार्सल मान के चलना चाहिए। तो उनके जो वर्कमैन हैं सबका ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, और यही हमारे माइनिंग इंजीनियर का टास्क है अभी कि कंट्रेक्चुअली जो काम करेंगे उसके लिए तैयार रहना है। भविष्य में ये काम बढ़ता रहेगा और प्रॉपर ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी में हम आगे बढ़ने का उम्मीद है। सर, आप माइनिंग इंडस्ट्री में पूर्व में और आज के समय में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? इस इंडस्ट्री में पिछले वर्षों में कितना इजाफा हुआ? देखिए, कोल इंडस्ट्री का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मेजर थी, सोशलिज्म हमारा टारगेट था। लेकिन 80 के बाद से एक तो ये आया कि नहीं, इस पैटर्न में हम ज़्यादा दिन चल नहीं सकते हैं। जब से इकोनॉमिक लिबरेशन हो गया तो उसमें हो गया कि नहीं, एनी सिस्टम विच इज़ इफिशिएंट एंड जिसको हम हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को साथ दे सकता है उसको हम करें। तो इसमें करने के बाद हायरिंग मोड जो है उसमें अलाउ किया गया। प्राइवेट इंडस्ट्री को भी कोशिश किया जा रहा है कि कैप्टिव माइन सब खोला जाए, और एचओई बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि कंट्री को कोयला चाहिए और कोयला वही प्रोड्यूस कर सकता है। हमारे इकोनॉमी बहुत फास्ट रेट से बढ़ रही है, 7% 8% के ग्रोथ से। तो इकोनॉमी का प्राइम मूवर है कोल। जैसे रेलवे में इंजन रहता है, इंजन चलेगा तो रेलवे पूरा वो चलेगी। तो उसी प्रकार अगर ये इकोनॉमी चलेगी तब जब कोयला चलती है। तो अभी कोयला जो है वो डोमिनेट रोल रहेगा ही हमारी इकोनॉमी में, और नेक्स्ट 20-30 ईयर्स तक चलेगा। तो इसीलिए कोयला को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। सर, कोयला उद्योग को आगे बढ़ाने में मशीनीकरण की क्या भूमिका रही? WCL में मशीनीकरण के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए, हमको वर्ल्ड में जितने कंट्री हैं, एडवांस कंट्री है, उनके साथ पैर में पैर मिला कर चलना चाहिए। हमारा देश गुलाम क्यों बना? क्योंकि टेक्निकली दे वर एडवांस्ड। और अंग्रेज लोग कहाँ 7 समुद्र पार करके यहाँ आए, आकर पूरे भारतवर्ष को गुलाम, क्योंकि टेक्निकली दे वर एडवांस्ड। आज के दिन में टेक्निकली एडवांस कंट्री जो है वही आगे रहेगा, पीछे नहीं रह सकता है। अभी ऑटोमेशन का युग है, धीरे धीरे सारा प्रोसेस हमारा ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, रोबोट की तरफ जा रहा है। तो ये माइन सब भी कुछ दिन के बाद पाइएगा एकदम रोबोटिक्स हो गया, मतलब ऑटोमेशन, पूरा ऑटोमेटेड माइन। तो हमको उसके साथ पैर के साथ चलना पड़ेगा। तो वर्ल्ड सिनेरियो में हमको इस्टेब्लिश करके रखना है, वर्ल्ड सिनेरियो में हमको पीछे नहीं होने देना है। 20-25 तो कंटिन्यूस माइनर चलने लगे तो अंडरग्राउंड माइनिंग का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आना शुरू हो जाएगा। तो मशीन कनेक्शन हमारे लिए आवश्यक है, ऑटोमेशन में हमारे लिए आवश्यक है। हमको टेक्निकली एडवांस कंट्री के बराबर रहना है। और लॉन्ग वॉल के साथ हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? लॉन्ग वॉल के साथ हमारा बहुत पुराना अनुभव रहा है। 1960 के आसपास से लॉन्ग वॉल चालू हुआ है, और हम अपने ऊपर के जो रूफ है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो कितना डेंजरस है क्या है। और सारे मोस्ट ऑफ द लॉन्ग वॉल उसी में फेल किया है। टेक्निकली जियोलॉजिकल प्रॉब्लम जितने हैं उसको हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जब एंटिसिपेट नहीं करता है तो वो कब जो है वो एक प्रकार के एक डार्क जोन में हम घुसे हुए हैं। तो अंडरग्राउंड में डार्क जोन बहुत, ओपन कास्ट में तो ऊपर में दिखाई पड़ता है, लेकिन अंडरग्राउंड में वो सब दिखाई नहीं पड़ता है। हमको एस्टिमेट करना पड़ता है, वो प्रॉपर ऐसे एस्टिमेट नहीं करते तो हमारा अंडरग्राउंड नहीं चलेगा। अंडरग्राउंड में केस में पाया गया जियोलॉजिकल रिपोर्ट जो बनता है वो उतना डिटेल्स में नहीं रहता है जितना डिटेल्स में होना चाहिए। एज ए रिजल्ट अंडरग्राउंड के मैनेजर, प्रोजेक्ट ऑफिसर सब फेल कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि आगे क्या चीज़ है। और फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न है जियोलॉजिकल रिपोर्ट। हम एक उदाहरण देते हैं। 1990 में मैं राजरप्पा में मैनेजर था। राजरप्पा उस समय CCL की सबसे बड़ी माइन थी, और वहाँ 10 किलोमीटर और 85 टन डंपर चलते थे। और मैं सबल जहाँ प्लानिंग करता था जियोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक कोयला ही नहीं मिलता था। लास्ट में मैंने क्या किया, मेरा अपना जो जियोलॉजी मैंने पढ़ा था उसके अनुसार सारे बोरहोल का अपनी इंटरप्रिटेशन करके अपने जियोलॉजिकल रिपोर्ट बनाए। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ सबल लगाने लगा कोयला मिलने लगा। CMPDI की सारी टीम ड्रिल मशीन लेकर पहुँच गई, और पूरा सर्वे वर्वे करने के बाद 2 साल के बाद एक जियोलॉजिकल रिपोर्ट दिया। बोला हाँ साहब, हमारा रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए था। तो ये चीज़ जो है कम से कम माइनिंग इंजन में कैपेबिलिटी होना चाहिए कि जियोलॉजिकल रिपोर्ट में कहाँ गलती है उसको खोजना, उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए। सर, WCL के बारे में आज के परिवेश में आप हमें क्या बताना चाहते हैं? अभी जितने डंपर हैं, डंपर का साइज़ बढ़ जाएगा, शॉवल का साइज़ बढ़ जाएगा, फिर ऑटोमेशन। तो हमको सारे चीज़ के लिए तैयार रहना है। एंड माइनिंग इंजीनियर चूँकि मैनेजर रहते हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर रहते हैं, जनरल मैनेजर रहते हैं, डायरेक्टर, CMD यही लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा लीड इन्हीं को लेना है, क्योंकि इंडस्ट्री इन्हीं के भरोसे है। और अभी दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, तो ऑटोमेशन में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है।
वर्कर हमारे पार्ट एंड पार्सल है, उसको हमको अलग से नहीं देखना चाहिए। वो जैसे हमारा हाथ पैर ये है जिस पर ध्यान रखना है, तो वर्कर को भी ध्यान रखना है। तो माइनिंग इंजीनियर का ये खास करके जिम्मेदारी है कि ये सब इंश्योर करना कि हमारे कोल इंडस्ट्री का जो इमेज है, एक तो इमेज को बनाए रखना है ताकि कंट्री में जहाँ भी जाए वो उसको रिस्पेक्ट की तरह देखा जाए। यही हमारी संदेश है उनको। सर, अपने करियर की विशेष उपलब्धियां हमारे WCL परिवार के साथ साझा करने की कृपा करें। मुझे ऑलवेज कोई चैलेंजिंग काम दिया जाता था, जो काम कहीं कोई नहीं कर पाता था वहाँ मुझे भेज दिया जाता था। तो बॉस को हमारे पर काफ़ी कॉन्फिडेंस रहा होगा, मैंने उसको सक्सेसफुल कर पाया और अल्टीमेटली मेरा पोस्टिंग यहाँ RD में बन गया। कैरियर का सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है? सबसे ज़्यादा अशोका प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है, जो CCL में है, परिवार के बाद अशोका है। और वहाँ पर सबसे पहले लेडीज़ ऑपरेटर तैयार किया, वो कोल इंडिया में कहीं नहीं था। डंपर ऑपरेटर, शॉवल ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, फीटर, पंप ऑपरेटर, सब उन्हीं को तैयार किया। अच्छा, मुझे DGMS से बहुत डर लगता था क्योंकि पता नहीं DGMS इस पर केस उस कर देगा, क्योंकि उसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट वगैरह पर या उसका वर्किंग आवर इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन था DGMS का। एक दिन मैंने पाया कि एक लंबा चौड़ा कार का काफिला आ रहा है हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। पता चला कि हमारे CMD साहब को किसी ने बोल दिया। CMD साहब ने अपना PRO को बोल करके सारे मीडिया को बोल दिया कि जाकर वहाँ देख कर आओ। आ करके सबका इंटरव्यू वगैरह ले रहा है। तो मुझे एक तो बहुत सेटिस्फेक्शन लगा कि उस समय से जब से मैंने स्टार्ट किया लेडीज़ को इंट्रोड्यूस करना, तो तब से लेडीज़ भी मर्द के पार में एटलीस्ट काम करने आ गई। दूसरा 3-4 प्रोजेक्ट मैंने CCL में ही नया चालू किया, प्रोजेक्ट रिवाइव करवाया। BCCL में सबसे ज़्यादा जो है सारे माइन का स्कीम वगैरह रिवाइज करके, और वहाँ से BCCL का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सब जगह आग धसान ये सब है और धुआं उड़ रहा है। 1 लाख के आसपास लोगों का रिहेबिलिटेशन करना है, बहुत बड़ा समस्या है। तो सबको मैंने स्कीम बना करके और प्रोजेक्ट रिपोर्ट CMPDI से बनवाया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट होने से क्या होता है, उसका स्टडी मेंटेन होता है। तो BCCL का ये हमारा अचीवमेंट रहा। और यहाँ तक WCL की बात है, WCL में मैंने देखा कि कम से कम यहाँ सारी चीज़ मोटा मोटी स्ट्रीमलाइन है। खाली था प्रोजेक्ट जल्दी एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो जल्दी हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके भी देना है। तो ये सब मेरा अचीवमेंट रहा और मैं इसको काफ़ी संतुष्ट हूँ। देखिए, नॉलेज आप कहाँ से गेन करते हैं? नॉलेज आप अनुभव से गेन करते हैं। आपको जितने अनुभव है वही आपको नॉलेज है। देखिए, WCL संवाद को मैंने देखा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग जितने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ये किसी न किसी का अनुभव है और वो अनुभव ही आपका असली नॉलेज है। फ्यूचर में प्लानिंग कर सकते हैं, अपने को गाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्री भी उसी से चलने वाली है। तो इसके लिए संवाद को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और ये आगे इंडस्ट्री के लिए बहुत काम आएगी। थैंक यू सर। आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।